नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो यूपी पेट की जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसके सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज हमने रिविजन की एक श्रृंखला शुरू किया था, जिसमें हम इतिहास विषय के महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर रहे थे। और आज हम इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास से मुगल साम्राज्य के टॉपिक को कवर करेंगे और इसके जो आगे के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके पहले के महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी हमने कवर कर लिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। आपको यह ध्यान रखना है कि किस युद्ध में पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो किस युद्ध में, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था। ठीक है। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह राजा कौन सा था, तो राणा सांगा। आपको ध्यान रखना है राणा सांगा का संबंध कहाँ से है, तो ये मेवाड़ के राजा थे। ठीक है। इन्हें 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। दोस्तों आपको एक ही लाइन से कई सारे फैक्ट जो तैयार करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बाबर और महाराणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खानवा का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था, तो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो ये खानवा का युद्ध कब हुआ था, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। महाराणा का राजा का संबंध कहाँ से है, तो ये मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था, तो शैबानी खान ने। ध्यान रखिएगा सर ए पुल का जो है युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था, तो बाबर और शैबानी खां के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर को पराजय मिली थी और शैबानी खां इसमें विजयी रहा। ठीक है। बाबर ने बादशाह की उपाधि कहाँ पर धारण किया था, तो काबुल में। ठीक है, ये अफगानिस्तान की वर्तमान में राजधानी थी। तो ये जो है बादशाह की उपाधि बाबर ने कहाँ पर धारण किया था, तो काबुल में। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि बादशाह की उपाधि किसकी है, तो ये बाबर की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाबर की है। दोस्तों बाबर के द्वारा जो प्रमुख महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे उनको एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। ध्यान रखिएगा इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य यह युद्ध हुआ था और इसमें जो है बाबर विजयी रहा है। ठीक है। खानवा का जो युद्ध है कब हुआ था, तो ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। अभी हमने आपको ऊपर बताया था खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। बाबर इसमें जो है विजयी रहा है। ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, चंदेरी का जो युद्ध है वो 29 जून 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था, तो ये मेदिनी राय और बाबर के मध्य लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा किसके मध्य, तो मेदिनी राय और बाबर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें भी बाबर विजयी रहा है। ठीक है। घाघरा का जो युद्ध है कब लड़ा गया था, तो यह 6 मई 1529 ईस्वी को 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। किनके मध्य, अफगानों और बाबर के मध्य। ठीक है, अफगान के शासकों और बाबर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था और इसमें भी बाबर विजयी रहा है। आपको ध्यान रखना है कि ये इनसे सवाल इस तरह से भी बन सकता है कि युद्धों का जो है कालक्रम पूछा जा सकता है। आपको कई सारे युद्ध दे दिए जाएंगे जो बाबर के द्वारा लड़े गए हैं और उनका क्रम आपको व्यवस्थित करना रहेगा। आपको इस क्रम में ही चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, फिर खानवा का युद्ध लड़ा गया था, फिर चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, फिर घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिए कि महत्वपूर्ण चार्ट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो 17 मई 1540 में कन्नौज के पास जो युद्ध हुआ था उसमें किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था ये वह युद्ध, तो शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान कहाँ के लिए था, तो ये कलिंजर राज्य के विरुद्ध था। शेर शाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कलिंजर राज्य के विरुद्ध किया गया था। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं काबुलियत की
व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई है? तो ये कलिंजर के युद्ध में हुई है, ध्यान रखिएगा। शेर शाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान जो है कलिंजर के विरुद्ध ही किया था और इसी युद्ध के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन सा था? तो शेर शाह था। शेर शाह जो है उच्च कोटि की शिक्षा से युक्त था, ठीक है। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया गया था? किस शासक के द्वारा भारत में चांदी का सिक्का जो है प्रारंभ किया गया था? तो वो शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये सवाल कई बार पूछा भी गया है। तो वह इतिहासकार जिसने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, तो वह इतिहासकार कौन है? तो के.आर. कानूनगो। के.आर. कानूनगो ने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता का शासक माना था, ठीक है। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? तो अकबर के पूर्व जो है तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? तो राजा रामचंद्र सिंह ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो वो व्यवस्था कौन सी थी? तो मनसबदारी की व्यवस्था। मनसबदारी की जो व्यवस्था है इसका संबंध कुलीन वर्ग से था, ठीक है, और इस व्यवस्था को अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है, ये मनसबदारी व्यवस्था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का जो सेनापति था वो कौन था? हकीम खान सूर था, ठीक है। हकीम खान सूर जो था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था। दोस्तों इन फैक्ट को हम कई बार रिपीट करके इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पास समय कम है, तो आपको चीज़ें यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपको अपना जो अन्य समय है वो अन्य विषयों पर देना होगा। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, तो कौन कौन से थे? तो ये तानसेन और हरिदास। तानसेन और हरिदास जो हैं ये ध्रुपद गायकों से ध्रुपद गायक थे और ये किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के शासनकाल में थे, ठीक है। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर? मनसबदारी व्यवस्था पर, ठीक है। ये एक प्रकार की सैन्य व्यवस्था थी और ये मनसबदारी जो प्रथा थी किसके द्वारा शुरू किया गया था? अभी हमने आपको पीछे बताया था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका संबंध किस वर्ग से है? तो कुलीन वर्ग से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार कौन थे? दीन ए इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार कौन थे? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है दीन ए इलाही को धर्म कहते थे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मुजफ्फर खां जो है तुर्बाती, इसको अकबर के द्वारा दीवान का, ठीक है, पूर्ण रूपेण का दर्जा दिया गया था और यह दर्जा पाने वाला यह प्रथम व्यक्ति था, ठीक है, सॉरी, मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, तो वो कौन थे? तो हरिविजय सूरी, ठीक है, ध्यान रखिए। हरिविजय सूरी किस धर्म से संबंधित थे? तो ये जैन आचार्य थे और इन्हें अकबर के द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है। अदम खां किसके द्वारा मारा गया? तो अदम खां जो है बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया था, ध्यान रखिएगा। अदम खां किसके द्वारा मारा गया? तो बादशाह अकबर के द्वारा। बादशाह अकबर जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, तो ये कौन सा शासक है? तो बादशाह अकबर, ठीक है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय भारत में किसका शासन था? तो बादशाह अकबर का शासन था, ठीक है। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, तो कौन सा क्षेत्र था? तो गोलकुंडा का जो क्षेत्र था और यह जो है दक्षिण भारत में स्थित है, आपको ये पता है। और ये अकबर के राज्यकाल में भी ये मुगल साम्राज्य का भाग नहीं था, ठीक है। राजपूतों का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो मेवाड़, ध्यान रखिएगा। राजपूतों का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता को स्वयं स्वीकार नहीं किया था, तो कौन सा क्षेत्र था? तो मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस वंश से संस्थापित किए थे,
तो वह कछवाहा राजवंश से थे। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है राजपूतों के कछवाहों वंश से किया था। ठीक है, चांदी बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह कहाँ से संबंधित थी, तो बीजापुर से। ध्यान रखिएगा, चांदी बीबी जो अकबर से बहादुरी से लड़ी थी, इनका संबंध कहाँ से है, तो बीजापुर से है। ठीक है, दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, तो वह अहमदनगर का क्षेत्र है। दक्कन का वह राज्य जो अकबर के द्वारा जीता गया था, तो वह क्षेत्र कौन सा है, अहमदनगर का। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मुगल बादशाह जहांगीर की जो पत्नी है नूरजहां, उनका वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। ठीक है, मेहरुन्निसा। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह कौन था, तो अबुल हसन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी किसे प्रदान की थी, तो अबुल हसन को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि नादिर उज जमा की जो पदवी किसकी है, तो ये अबुल हसन की है। ठीक है, अबुल हसन की, और इसे किसके द्वारा दिया गया था, तो इसे जहांगीर के द्वारा दिया गया था। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सिर कलम करवाया, वह शासक कौन था, तो जहांगीर। जहांगीर ने एक सिख गुरु का सिर कटवा दिया था, आपको ये बात ध्यान रखना है। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किनके द्वारा किया गया था, तो खुर्रम के द्वारा। ठीक है, महाबत खां के द्वारा और खुसरो के द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। ठीक है, नाम कौन सा, एक बार फिर से देख लेते हैं, खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था, तो विलियम हॉकिंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कौन आया था, तो विलियम हॉकिंस। ये कब आया था, 1908 में। ठीक, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत कब आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, तो ये अजमेर में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि थॉमस रो से जहांगीर जो है कहाँ पर मिले थे, तो अजमेर में मिले थे, राजस्थान के। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था, तो वह चित्रकला थी। ठीक है, चित्रकला को जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया था, तो विलियम हॉकिंस को। ठीक है, इंग्लिश खान की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी, तो विलियम हॉकिंस को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो कौन सा था शासक था, तो ये जहांगीर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, तो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। ठीक, गुरु अर्जुन देव कौन थे, ये एक सिख गुरु थे। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, वो कौन थे, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, तो वो कौन था, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। ठीक है, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, किसको, वर्नियर को। ठीक है, मुगल सेना में चिकित्सक किसे नियुक्त किया गया था, तो वर्नियर को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हर लाइन एक फैक्ट है, इसको याद करना एक बार में काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर रिवीजन करिएगा। उसके बाद आप PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किसने भेंट किया था, तो ये मीर जुमला ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा जो है कोहिनूर किसने गिफ्ट किया था, तो वो मीर जुमला ने। किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तो किसको, दारा शिकोह को। ध्यान रखिएगा, शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसकी है, तो दारा शिकोह की है, और ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये शाहजहाँ के द्वारा दी गई है। ठीक है, वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो शाहजहाँ थे। ठीक है, वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो शाहजहाँ थे।
जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। किसको? औरंगजेब को। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, तो औरंगजेब को। आपको ध्यान रखना है कि जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता था? तो औरंगजेब को। ठीक है, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया है? वह है दिल्ली में। ठीक है, दारा शिकोह को कहाँ पर दफनाया गया है? तो दिल्ली में दफनाया गया है। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा गया था, किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा जो सेनापतियों को रखा गया था, किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, कौन? औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब जो है अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा है। अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो ईश्वरदास नागर को। ठीक है, अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो ईश्वरदास नागर को। ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा? तो वीणा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे इनको वीणा बहुत पसंद था और ये वीणा बजाना बहुत पसंद करते थे। आपको ध्यान रखना है ये। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ है, तो औरंगजेब का ध्यान रखिएगा। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार सिंहासनारोहण हुआ है, तो वो औरंगजेब है। ठीक है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था, तो एक बीजापुर है और गोलकुंडा है। ठीक है, और बहमनी राज्य और इससे संबंधित जो संस्थापक थे और उनका जो स्थापना वर्ष था, ये चीज़ें देख लेते हैं, एक चार्ट में है। ठीक है, बीजापुर ये किस वंश से संबंधित है? तो आदिल शाही वंश से संबंधित है और यूसुफ आदिल शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1489 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीजापुर जो है, बीजापुर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा की गई थी और आदिल शाही वंश से संबंधित है ये। अहमदनगर जो है निजाम शाही वंश से संबंधित है और ये मलिक अहमद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1490 ईस्वी में। ठीक है, बरार जो है इमाद शाही वंश से संबंधित है और फतेहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1490 ईस्वी में। ठीक है, गोलकुंडा कुतुब शाही वंश से संबंधित है और कुली कुतुब शाह के द्वारा 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा जो है कुतुब शाही वंश से संबंधित है और ये कुली कुतुब शाह के द्वारा 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बीदर जो है, बीदर का क्षेत्र जो है बरीद शाही वंश से संबंधित है। ठीक है, अमीर अली बरीद के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1526 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बीदर का जो क्षेत्र है ये बरीद शाही वंश से संबंधित है और अमीर अली बरीद के द्वारा 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब ने किसको साहिबात उद जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो किसको? जहां कुमारा को, जहां आरा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया था? तो जहां आरा को। ठीक है, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, जजिया कर जो है किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरा को क्षतिग्रस्त किया है? तो अकबर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त कर दिया था? तो अकबर के मकबरे को। मुगल बादशाह जिसको शाहे बेखबर कहा जाता है? तो बहादुर शाह को। ठीक है, मुगल बादशाह जिसको शाहे बेखबर कहा जाता है तो बहादुर शाह है। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो अहमद शाह। ध्यान रखिएगा, इनका शासनकाल कब का है? तो 1748 से 1754 तक। ठीक है, वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो अहमद शाह के शासनकाल में ऐसा था।
अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो शहादत खां। ध्यान रखिएगा, अवध का जो है प्रथम नवाब कौन था? तो शहादत खां। ठीक है, चलिए आगे के तथ्य को देखते हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली किसके द्वारा? तो बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में, ठीक है, उसके बाद सत्ता किसके द्वारा संभाली गई थी? तो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? तो 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, बुलंद दरवाजा बनवाया था, किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा ये बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीरी चित्रकार थे तो अबुल हसन और आका रिजा। ठीक है, जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन और आका रिजा जो हैं ये जहांगीरी चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये मंसूर था। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था किसने? तो हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो हुमायूं के द्वारा आरंभ किया गया था इसे। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो अकबर। ध्यान रखिएगा, वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी तो वो कौन सा शासक था? तो अकबर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। आप सभी को पता है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ग्वालियर कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। प्रसिद्ध तानसेन का जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। ठीक है, किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए जो है मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है उसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है तो किसका मकबरा है? राबिया उद दौरानी का मकबरा है। ठीक है, राबिया उद दौरानी का। दिल्ली के पुराना किला में वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने के द्वारा करवाया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली का जो पुराना किला है उसके वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था कौन से महल को? तो पंचमहल को। ध्यान रखिएगा, पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, महाभारत के फारसी अनुवाद शीर्षक कौन है? तो रज्मनामा। ठीक है, महाभारत की फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो रज्मनामा है। रज्मनामा जो है फारसी भाषा में लिखी गई है और ये किसका अनुवाद है? तो ये महाभारत का अनुवाद है, आपको ध्यान रखना है। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी तो कौन है? तो जहांगीर। जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा है किस भाषा में लिखी है? तो फारसी भाषा में लिखी है। ठीक है, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तीनों चारों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। ठीक है, मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा है? तो ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का। ठीक है, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ जो है किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो कलीम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो ये कलीम थे। ठीक है, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद करवाया गया था किसके द्वारा? तो ताजुल माली ने किया था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ताजुल माली के द्वारा किया गया था।
हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दारा शिकोह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दारा शिकोह। दोस्तों लगातार स्क्रीन पे देखने पर थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम होने लग जाती है, इसकी वजह से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मुग़लों के राजकीय जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो फ़ारसी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुग़लों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फ़ारसी थी। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसके द्वारा किया गया था? लेडेन और रस्किन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, बाबरनामा का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो लेडेन और रस्किन के द्वारा यह किया गया था। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है किसकी कृति है? तो ये महाकवि कालिदास की है। ठीक है, और इसको यूरोपीय भाषा में सबसे पहले अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो ये शाही खान था। ठीक है, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो शाही खान था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह। ठीक है, जौनपुर राज्य का जो है अंतिम शासक कौन था? तो ये हुसैन शाह थे। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसको? भू राजस्व को। ठीक है, आपसे सवाल इस तरह से बन सकता है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द प्रचलित था और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है भू राजस्व से है। ठीक है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव। ठीक है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो ये लक्ष्मण देव था। ठीक है, रहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? नज़ीम खान। ध्यान रखिएगा, नज़ीम खान जो है एक रहेला सरदार था और ये अहमद शाह अब्दाली का जो है विश्वास पात्र मित्र था। ठीक है, गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कालजुम किससे संबंधित है? तो ये प्रशासनिक सुधारों पर लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कालजुम जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये प्रशासनिक सुधारों के संबंध में लिखी गई पुस्तक है। आपसे सवाल ये भी बन सकता है कि होफ्त कालजुम जो है किसके काल में लिखी गई है? तो गाजीउद्दीन हैदर के काल में। ठीक है, गाजीउद्दीन हैदर के काल में, और इसका संबंध प्रशासनिक सुधारों से है। शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो फैज़ाबाद में स्थित है। ठीक है, शुजाउद्दौला का मकबरा जो है फैज़ाबाद में स्थित है। ये कहाँ पर है? अयोध्या में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हैले-विडु। ठीक है, होयसलों की जो प्राचीन राजधानी थी द्वार समुद्र, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो हैले-विडु। ठीक है, हैले-विडु। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो गुरु रामदास के द्वारा। ठीक है, पंजाब में अमृतसर जो नगर है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुरु रामदास के द्वारा। ठीक है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। ठीक है, मुगल काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दाम कहा जाता था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से। ध्यान रखिएगा, मुगलों ने जो है नवरोज का जो त्यौहार है मुगलों ने किससे लिया था? तो ये पारसियों से लिया था। ठीक है, पारसियों से। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। आप सभी इसको कॉमन सेंस भी मार सकते हैं। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। मुगल काल में मौलिम क्या था? एक जहाज था। ठीक है, मुगल काल में मौलिम जो था एक जहाज था। ठीक है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलिज खां था। ठीक है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलिज खां था। ठीक है, भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो वो कहाँ पर? कोचीन में। ठीक है, भारत का वह स्थान जहाँ पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो वह क्षेत्र कौन सा है? कोचीन। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक जो हैं वो चगताई तुर्क से संबंधित थे।
वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ का जो गुरुद्वारा है, ये एक सिख गुरुद्वारा है, इसको पवित्र माना जाता है किसके लिए, तो गुरु गोविंद सिंह के संबंध में। मुगल काल की में करोड़ी थे, तो भूराजस्व अधिकारी। मुगल काल में जो है करोड़ी किसे कहा जाता था, तो भूराजस्व अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने मुगल काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, फैक्ट थे, उनको कवर कर लिया है। चलिए देखते हैं मराठाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बने, आप लोग पेशेंस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, इसलिए आपको सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करना है, तो आप लोग इसे जल्दी से रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मराठाओं के संबंध में जो जानकारी उसको देखते हैं। मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित युग्म कौन सा है, तो चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मराठों की कराधान जो प्रणाली थी उसमें चौथ और सरदेशमुखी दो प्रकार के कर लिए जाते थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में कौन उभरा था, तो मराठाओं का जो साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में ये उभरे थे। ठीक है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को क्या कहा जाता था, चौथ। ध्यान रखिएगा, चौथ नामक जो कर लिया जाता था, इसको क्यों लिया जाता था, मराठे जो सरदार थे वो सुरक्षा देने के संबंध में इस कर को वसूलते थे। ठीक है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पर, तो रायगढ़ में। ठीक है, शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ पर अवस्थित थी, तो रायगढ़ में। ठीक है, मराठा रानियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वो कौन थी, तो ताराबाई थी। ठीक है, मराठा रानियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो वो ताराबाई थी। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, तो किसको, ताराबाई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिवाजी की वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, तो किसको दिया था, तो ताराबाई को। आपको ये ध्यान रखना है कि ईमानदार की उपाधि किसकी है, तो ताराबाई की है। ये तो अभी आपको पता चला है, लेकिन किसके द्वारा दी गई है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब के द्वारा दी गई है। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय में, तो किसके समय में मराठा राजा जो है नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया है, तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो सलाहार के युद्ध में। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो सलाहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबत का पद जो है किससे संबंधित था, तो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। शिवाजी के समय में सरनोबत का जो पद था वो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो 1782 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, सालबाई की संधि कब हुई थी, तो सालबाई की संधि जो हुई थी 1782 ईस्वी में हुई थी, और किनके मध्य हुई थी, तो ये मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मध्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मध्य जो है सालबाई की संधि हुई थी, कब, 1782 ईस्वी में। 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या था, तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज को बोना था। ठीक है, 1665 ईस्वी में जो है पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या था, तो शिवाजी और बीजापुर के जो सुल्तान हैं उनके बीच विवाद को बोना था। ठीक है, यानी कि विवाद को उत्पन्न करने के लिए जो एक प्रयास था उसको किया गया था इसी समय। आपको ये बात ध्यान रखना है कि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है, तो मराठों को। ध्यान रखिएगा, भारत में मुगल शासन को खत्म करने के लिए एक बड़ी सीमा तक जो है श्रेय किसे दिया जाता है, तो मराठों को दिया जाता है। दोस्तों, कहने को यूपी SSS पेट में बहुत हल्के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये सवाल इतने हल्के नहीं हैं, इनकी गहराई काफ़ी अच्छी है, तो आपको इसे डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब चीज़ें बहुत आसानी से इसे
आप कर पाएंगे। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो शिवाजी ने शुरुआत किया था इसकी। ठीक है, किस प्रकार के युद्ध को? गुरिल्ला युद्ध के जो तरीके थे उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था कब? तो वर्ष 1674 ईस्वी में शिवाजी को जो है छत्रपति की उपाधि जो दी गई थी, कब दी गई थी? तो वो 1674 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, कब तक? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शासनकाल था 1674 ईस्वी से 1680 ईस्वी के मध्य था। किस वंश के शासक थे ये मराठा वंश के शासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध किस वंश से है? तो ये मराठा वंश से। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। ठीक है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक थे। यह एक पेशवा थे। ठीक है, बाजीराव प्रथम जो थे 1720 से लेकर के 1740 ईस्वी तक था, यह एक पेशवा थे। पुणे कभी भी पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। पुणे जो है कभी पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। आपको ऐसे ध्यान रखना है, एक रिक्त स्थान में पूछा गया था सवाल। ये पुणे का जो स्थान है, पुणे जो है ये कभी पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, बाजीराव द्वितीय, इनका शासनकाल कब था? 1796 से 1818 तक था। ये पेशवाओं के रूप में शासन कर रहे थे इस समय काल में। वर्ष 1818 में, ठीक है, वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1818 में। इसी समय मराठों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था और यहीं से मराठा साम्राज्य का अंत भी हो जाता है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो अष्टप्रधान। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया था अभी हाल ही में परीक्षा में। तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो अष्टप्रधान के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने मुगल साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उसको देख लिया। अब इसके बाद जो है आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं इसे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको हो सकता है देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, यदि आपको ये चीज़ें पसंद आएँ, हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।